हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है पंजाब का इतिहास और संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब एससीपी, ये सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें आज जो हम करेंगे सिकंदर के आक्रमण पर पंजाब की राजनीतिक स्थिति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है। इसमें हर बात पे जो है हम विस्तार पूर्वक एनालाइज करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू, और ये भी जानेंगे कि सिकंदर के जो है राजनीतिक स्थिति में उसने किस तरह के जो है रूल रेगुलेशन अपनाए और इसकी हार कैसे हुई। तो ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है एससीपी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। 6वीं शताब्दी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारत इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस समय देश के राजनीतिक वातावरण में कई परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो गए थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय भारत राजनीतिक खंडों में बटा हुआ था और भारत में राजनीतिक एकता की कमी थी। भारत में कई छोटे छोटे राज्य, राजतंत्र और कबीले गणतंत्र थे जो अपनी ईर्ष्या और दोष के कारण लड़ते झगड़ते रहते थे। इसलिए यह सिकंदर के खिलाफ संयुक्त मोर्चा तैयार करने योग्य ही नहीं थी। सिकंदर ने इस राजाओं की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया और इसे कहीं भी सामूहिक विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर जो हम आज कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो है, जो कि पहले सेमेस्टर में आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं पंजाब का इतिहास और संस्कृति। यानी देखा जाए तो एससीपी के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर आया है, और हमारा आज चैप्टर जो है सिकंदर के आक्रमण पर पंजाब की राजनीतिक स्थिति। इसके अंतर्गत हमारा अगला जो टॉपिक आया है, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण का संक्षिप्त विवरण देना है और देश पर आक्रमण के लिए प्रेरित करने वाले कारणों का भी हमने यहाँ विश्लेषण करने हैं। तो वो कौन से कारण थे जिसके कारण सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहने वाला है। देखा जाए तो सिकंदर जो था मकदूनिया के राजा फिलिप्पी का पुत्र था। सिकंदर जो था राजा मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था, वह दुनिया के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था और प्राचीन यूनानी दर्शक अरस्तुत उनके शिक्षक थे, यानी अरस्तुत जो है उनके शिक्षक हुआ करते थे। तो आप समझ गए होंगे कि सिकंदर यानी सिकंदर अलेक्जेंडर जो था मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था और वह दुनिया के महान योद्धाओं में से एक था। कौन था? फिलिप जो था दुनिया के महान योद्धाओं में से एक था, उसका पुत्र सिकंदर जो कि अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता था। और इसका जन्म देखा जाए सिकंदर का तो 356 ईस्वी में हुआ था और प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तुत उनके शिक्षक थे, यानी अरस्तुत से उसने शिक्षा प्राप्त किया। किसने? सिकंदर ने। सिकंदर शायद दुनिया के पहले ऐसे शासक थे जो विश्व विजय की आकांक्षा रखते थे, यानी सिकंदर पूरे विश्व को जितने चला था और 20 वर्ष की उम्र में उसने राज्य कार्यभार भी संभाल लिया था। 20 वर्ष की उम्र में कार्यभार संभाल लिया था
और बहुत ही संक्षिप्त काल में यूनानी शक्तियों के चकबंदी भी कर दी। इसके बाद उसने ईरान, एशिया माइनर्स, सीरिया, मिस्र और तुर्की आदि देशों पर विजय भी प्राप्त किया। यानी देखा जाए तो सिकंदर बहुत ही कम उम्र में जो है दुनिया जीतने चला था। और इसी विश्व विजय के आधार पर ही सिकंदर को सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। यानी क्योंकि वो दुनिया जीतने चला था, बहुत ही कम उम्र थी और इतने में ही उसने जो है पूरा दुनिया जीतने की आकांक्षा रखता था, इसलिए सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर भी आक्रमण किया। 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत की मिट्टी पर आक्रमण करने वाला वह पहला यूनानी था। भारत पर आक्रमण करने वाला वो पहला यूनानी था। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक अवस्था का वर्णन हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे? बहुत सारे कारणों ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और उसके प्रमुख कारण यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं प्रथम तो बात यही थी कि विश्व विजय की आकांक्षा। अलेक्जेंडर की जो है एक ही ख्वाब थी कि वो विश्व को जो है हासिल करे। सिकंदर ने अपनी विश्व विजय की आकांक्षा पूरी करने के लिए 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और बचपन से ही विश्व की जीतने का उसका सपना था। बचपन से उसके मन में जीतने की जो आकांक्षा थी वो ख़त्म नहीं हुआ। राज्य का शासन संभालने के 2 वर्षों में ही सिकंदर ने यूनानी शक्ति की चकबंदी कर दी। यानी राज्य का शासन संभालने के 2 वर्षों में ही उसने यूनानी शक्ति का जो है चकबंदी कर दी। उसने लक्ष्य पर चलते हुए सिकंदर ने ईरान, एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र को तुर्की जैसे देशों पर बहुत ही आसानी से विजय हासिल कर लिया और यह भी उसके जीवन का एक लक्ष्य थी कि वह भारत पर विजय प्राप्त करके दुनिया का एक महान विजेता बन जाए। देखा जाए तो भारत की संपत्ति, यानी भारत की संपत्ति भी उसको आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। सिकंदर ने भारत की अपार धन की संपत्ति के बारे में सुना था और वह सब कुछ प्राप्त करने की लालसा उसमें उत्पन्न हुई और इसकी पूर्ति के लिए सिकंदर हर समय भारत पर हमला करने के मौके की तलाश में था। और यह मौका सिकंदर को तब मिला जब भारत की राजनीतिक स्थिति अस्त व्यस्त थी और यहाँ के शासक आपसी ईर्ष्या और दोष के कारण आपस में ही लड़ते झगड़ते थे। और इस तरह भारत के वैभव और धन दौलत को जो है प्राप्त करने की लालसा में सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और ये वो समय काल था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। और ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि अम्भी और पोरस के बीच आपस में लड़ाई चल रही थी और इसका फायदा सिकंदर उठाने से चूकना नहीं चाहता था। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष भारत की कमज़ोर राजनीतिक स्थिति। कहते हैं भारत की कमज़ोर राजनीतिक स्थिति ने सिकंदर को भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित भी किया और भारत उस समय छोटे छोटे राजतंत्र में बटा हुआ था जो आपस में लड़ते झगड़ते थे और उस समय भारत में न ही राजनीतिक एकता थी और न ही बाहरी हमलों को रोकने वाली केंद्रीय शक्ति थी। इसलिए कमज़ोर राजनीतिक व्यवस्था का फ़ायदा उठाते हुए सिकंदर ने भारत पर हमला किया क्योंकि सिकंदर समझ गया था कि भारत पे शासन करना बहुत ही आसान है और आज के समय के राजनीतिक नेता भी यही समझते हैं कि भारत पर जो है शासन करना बहुत ही आसान है। और भारत की कमजोरियों को ये नेता लोग समझते हैं कि लोग भारत के जो है फ्री की चीज़ों पर बहुत ही ललायत होते हैं और इसका फ़ायदा जो है आज राजनीतिक नेता भी खूब उठा रहे हैं। और उस समय राज्य के लालच दिया जाता था। कहते हैं उनके प्रधानमंत्री, उनके मंत्री लोगों को राज्य देने की लालच दी जाती थी और वो जाके अपने सारी खुफिया बातें अपने दुश्मनों को बता देते थे। और आज भी ऐसा ही हो रहा है कि लोगों के लालच दे के उनकी कीमती वोट जो है लोग बहुत ही आसानी से राजनीतिक नेता प्राप्त कर लेती हैं और यही कमजोरी का फ़ायदा उस समय जो है अलेक्जेंडर ने उठाया था
और आज के समय जो है बड़े बड़े नेता लोग उठा रहे हैं। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि उस समय भारत में न ही राजनीतिक एकता थी और न ही बाहरी हमले को रोकने की केंद्रीय शक्ति थी। इसलिए कमज़ोर राजनीतिक व्यवस्था का फ़ायदा उठाते हुए सिकंदर ने भारत पर जो है हमला करने में सक्षम हुआ। एशिया की युद्ध सफलता, देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि यूनान ने अपना राज्य स्थापित करने के पश्चात सिकंदर ने एशिया में भारी युद्ध लड़े और शीघ्र ही सफलता हासिल भी किया। उसने ईरान, एशिया माइनर्स, सीरिया और मिस्र की तुर्की जैसे देशों पर विजय भी प्राप्त कर चुका था और इन्हीं सफलताओं को प्रेरित होकर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण विजय प्राप्त करने और अपनी शक्ति का प्रतिष्ठा को बढ़ाने का फैसला किया और भारत पर उसने आक्रमण किया। उसके पश्चात आता है भारतीय शासकों द्वारा आक्रमण करने का प्रोत्साहन। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। कहते हैं भारतीय शासकों के आपसी ईर्ष्या दोष के कारण कई राजाओं ने सिकंदर को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित भी किया और इसमें सबसे प्रथम अम्बी ही था। कहते हैं तक्षशिला का राजा अम्बी पोरस को अपना शत्रु समझता था, इसलिए सिकंदर का मुकाबला करने के बजाय उसने सिकंदर का स्वागत जो है कीमती उपहारों और भेंटों से किया और इससे सिकंदर को बढ़ावा भी मिला और वह भारत की ओर चल भी पड़ा। यानी अम्बी ने अपने दुश्मन पोरस को हराने के लिए जो है सिकंदर को उपहार भेजा, उसको स्वागत किया और जिस कारण से पोरस को हराने के में जो है उसको सफलता भी मिली। कहते सिकंदर के लिए शानदार मौका था और उसको ऐसा मौका कभी मिल ही नहीं सकता था क्योंकि अपने कहते घर के बंदे अपने ही लोगों की जो है यहाँ पर चुगली कर रहे थे और उनकी शक्तियों के बारे में बता रहे थे। तो देखिए सिकंदर जो कि बाहर देश से यूनानी से आ रखा था, भारत को कितनी आसानी से भारत के राजाओं को हरा दिया। ये बहुत बड़ी बात आती है, हमारी देश की जो है गलत राजनीतियों की तरफ ये इशारा करती है, प्रकाश डालती है। आगे जो हमारे समक्ष आया है उत्तर पश्चिमी भागों में लापरवाही। देखिए उत्तर पश्चिमी जो भाग था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये बात सब जानते थे, सिर्फ भारत के शासक नहीं जानते थे कि भारतीय शासकों ने उत्तर पश्चिमी भागों को अनदेखा कर दिया और यह घाटियाँ भारत को एशिया के कई भागों से जोड़ती थी और भारत को जीतने का एक आसान रास्ता था अलेक्जेंडर के लिए। कहते अलेक्जेंडर के लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका था कि भारतीय शासकों ने उत्तर पश्चिमी भागों को जो है अनदेखा किया और वहीं से उसने प्रवेश भी किया। उत्तर पश्चिमी घाटियों की तरफ लापरवाही देखकर सिकंदर को भारत का जीतना आसान लगा, इसलिए उसने भारत की ओर अपनी कूच कर दी। उसके पश्चात आता है भारतीय राजाओं में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव। भारतीय राजाओं में राजनीतिक दूरदर्शिता की काफ़ी कमी थी। उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं किया कि उनकी सीमा पार देशों में क्या हो रहे हैं। यानी कहते हैं दोस्तों, अगर आप अपने बारे में जानते हो तो दूसरे लोगों के बारे में भी जानना आपकी बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन भारतीय राजाओं ने ऐसा नहीं किया। उनको ये जो है कहते हैं अलेक्जेंडर की शक्ति के बारे में एहसास ही नहीं था। अगर उनको पता होता तो शायद जो है सिकंदर भारत पे जो है हमला नहीं करता और इसलिए वो राजनीतिक गतिविधियों तथा युद्धों को नए तरीके जानने से वंचित रह गए। और भारतीय राजाओं में जो है युद्ध की कलाओं की बहुत कमी थी, युद्ध लड़ने की जो है तकनीक बहुत कम थी और यहाँ पर सिकंदर ने हराया और आगे चल के बाबर ने हराया। कहते हैं अपने घर में अगर शांति नहीं रहेगा, अपने घर में आप लड़ते झगड़ते रहोगे तो ऐसे ही आएंगे विदेशी और भारत को लूट के लेके चले जाएंगे। और ये उस समय में भी हुआ था और ये आज भी होगा और इससे हमें कुछ ज्ञान शिक्षा लेने की आवश्यकता है। अगर हम अब भी समझदार नहीं बने तो जर्नल सी बात है, आज अमेरिका भी बहुत पावरफुल कंट्री है और भी कहते चाइना भी अपने आप को कुछ कम नहीं है और उनको भारत पर आक्रमण करना कोई दुष्कर्म कार्य नहीं है। और यहाँ के नेताओं को ये बात समझना चाहिए और अपने रूल रेगुलेशन से आगे जो है देश को बढ़ाने की रखना चाहिए। सभी राजनीतिकता में एकता होने की बात होनी चाहिए, लेकिन आज एकता तो दूर की बात है, लोग तो एक दूसरे को शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती हैं। सिकंदर ने भारतीय राजाओं की इसी कमी का भरपूर फ़ायदा उठाया
और अपने विजय की आकांक्षा को पूरा करने के लिए वो भारत पर आक्रमण कर दिया। उसके पश्चात आता है भौगोलिक सूचना पाने की अभिलाषा। कहते हैं सिकंदर भारत पर आक्रमण का एक प्रमुख कारण यह भी था कि वो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने की इच्छुक था कि भारत किस तरह के देश है। सिकंदर के मुख्य साथियों में से अरिस्तोबुलस एक था जो भौगोलिक रुचियां रखता था और उसकी सेवाओं पर सिकंदर को पूर्ण विश्वास भी था और वह उसे भारत की भौगोलिक जानकारी पाना चाहता था। और एशिया और मिस्र के कई देशों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत की ओर बढ़ा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ईरान के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत सिकंदर के आक्रमण का शिकार हुआ और सबसे पहले सिकंदर ने सिंधु के उस पार शासन करने वाले कबीलों को एक एक करके पराजित किया। यानी सबसे पहले सिकंदर ने उस पार शासन करने वाले कबीलों को एक एक करके पराजित किया और अर्किनोइस के शक्तिशाली कबीलों ने अपनी राजधानी मसागा को बचाने के लिए कड़ा मुकाबला भी किया, परंतु उन्हें पराजय का ही मुंह देखना पड़ा। और इसके पश्चात सिकंदर ने अटक से 16 किलोमीटर दूर ओहिंद नामक स्थान पर नावों का पुल बनाकर सिंधु नदी को पार किया। देखिए नावों का जो है पुल बनाकर जो है सिंधु नदी को पार किया और तक्षशिला की ओर कूच किया। ये उसकी कुशलता का सबसे बड़ा परिचालक था। तक्षशिला के राजा अंभी ने कुछ मील दूर आक्रमणकारी सिकंदर का स्वागत कीमती तोपों से किया, क्योंकि हमारे देश में ऐसा रहता है, हम दुश्मनों को बहुत ही स्वागत करते हैं। और यहीं पे अंभी के राजा ने भी, अंभी ने तक्षशिला के जो राजा था उसने भी ऐसा ही किया। अंभी अपने पड़ोसी राजा पोरस का कट्टर शत्रु था, इसलिए उसने सिकंदर को पोरस पर आक्रमण करने के लिए उकसाया और इस तरह अंभी देशद्रोही साबित हुआ। सिकंदर एक महीना तक्षशिला में रहा और अपने राजदूत द्वारा पोरस को अधीनता स्वीकार करने का संदेश भी भेजा, परंतु स्वाभिमानी पोरस ने सिकंदर का आतिथ्य स्वीकार करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और पोरस ने झेलम नदी के किनारे अपनी विशाल सेना खड़ी कर दी और युद्ध की तैयारी आरंभ हो गई। तो ये कहते हैं कुछ राजा स्वाभिमानी भी थे जो किसी से हारने वाले नहीं था। उसमें पोरस का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान आता है। अब कड़ी की मैदान में सिकंदर का पोरस से युद्ध। कहते हैं कड़ी का जो मैदान था वहाँ पर सिकंदर और पोरस से युद्ध हुआ। पोरस का उत्तर पाकर सिकंदर झेलम नदी के किनारे पहुँचा, जहाँ नदी के किनारे पर पोरस अपनी विशाल सेना सहित डेरा डाले बैठा था। नदी में बाढ़ के कारण इस पार करना संभव था, यानी देखा जाए तो संभव था, क्योंकि नदी में बाढ़ आ रखी थी और इसे पार करना संभव था। तो इसलिए उसने एक रात घोर अंधेरे में जो है मूसलाधार वर्षा हो रही थी, उसी रात जो है भोर में अंधेरे में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। सिकंदर ने कुछ मील उत्तर की ओर जाकर एक कम चौड़े स्थान से नदी को पार किया और ये उसकी कहते हैं रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था। देखा जाए तो यहाँ सिकंदर ने बहुत ही चालाकी का जो है सबूत दिया कि इस मूसलाधार बारिश का उसने पूरा फ़ायदा उठाया। क्योंकि नदी में बाढ़ आ चुकी थी, इसलिए उसने उस रास्ते को चुना जहाँ पर कम चौड़ाई थी, तो उसको उसने बहुत आसानी से पार कर लिया। पोरस ने अपने एक पुत्र की सैनिक टुकड़ियों के साथ सिकंदर को आक्रमण के रोकने के लिए भेजा, परंतु वह सफल नहीं हुआ और युद्ध में ही मारा गया। और इस बीच सिकंदर की शेष सेना की झेलम की पार करके कड़ी के मैदान में पहुंच गई। कड़ी के मैदान में पोरस की सेना ने वीर और साहस से युद्ध किया, परंतु सिकंदर की विजय हुई। कहते हैं बहुत पोरस की सेना ने लड़ाई किया, लेकिन सिकंदर की विजय हुई। 6.5 फुट लंबा पोरस 6.5 जो है फुट लंबा पोरस था, जो कि एक महान योद्धा और एक प्रतिष्ठित और वैभवशाली शासक था। अंत तक लड़ता रहा और पोरस को घायल अवस्था में बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। तो सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारा साथ कैसा व्यवहार किया जाए?
पोरस ने बड़ी वीरता के उत्तर दिया, जैसे एक राजा दूसरे राजा से करता है। इस साहसी उत्तर से सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसका राज्य वापस लौटा दिया, और इस प्रकार पोरस और अम्बी के बीच फूट का सिकंदर ने पूरा लाभ उठाया। अपनी विजय के उपलब्ध में सिकंदर ने 2 नए नगर भी बसाए उस समय। उसमें से एक युद्ध में मारने वाले घोड़े की स्मृति में बसाया, जिसका नाम जो है बुसेलफाला था, और दूसरा नगर जो उसने नाम दिया वो निकाय रखा, यानी उसका जो घोड़ा जो था बहुत प्रिय था और उसको जो है इस युद्ध में मारा गया, इसलिए उसने बुसेफाला जो है घोड़े के नाम से एक नगर बसाया, और दूसरा जो है उसने निकाय नगर को जो है बसाया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। सिकंदर का ब्यास नदी की ओर बढ़ना। जब पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर ने आगे कूच किया और वह चेनाब नदी पार करके छोटे पोरस के राज्य में पहुंचा। सिकंदर का मुकाबला करने के बजाय छोटा पोरस अपना राज्य छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब सिकंदर ने नबी नदी पार भी की और वहां उसका मुकाबला संगाल के कठोई नामक शक्तिशाली कबीले से हुआ, परंतु सिकंदर ने उन्हें पराजित कर संघाल पर अपना अधिकार भी कर लिया, और सिकंदर की कठोई कबीले पर विजय के परिणाम स्वरूप आसपास के कबीलों के शासकों ने उसके आगे घुटने टेक दिए। अब सिकंदर ने अपनी सेना के साथ व्यास नदी की ओर कूच किया और वह गंगा घाटी की ओर बढ़ना चाहता था, परंतु उसके सैनिक ने और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसके 3 कारण थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण 3 कारण थे। इसका पहला कारण तो यही था कि उसके सैनिक युद्ध करते करते थक चुके थे और कुछ बीमार भी हो गए थे, क्योंकि इतना भयंकर युद्ध करना आम बात नहीं थी, और सारे सैनिक थक चुके थे और कई तो बीमार भी हो गए। उन्हें युद्ध लड़ने और अधिक प्रदेश जीतने में कोई रुचि नहीं रही। परंतु मुख्य कारण यह था कि जब उन्हें मगध के राजा नंद की शक्ति और वीरता के बारे में मालूम हुआ तो थोड़ा वो भयभीत हो गए। कारण सबसे बड़ा ये था कि नंद का राजा जो था उस समय बहुत शक्तिशाली और वैभव था। उन्हें सिकंदर को आगे बढ़ने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी और उन्हें आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कहते हैं पूर्वी भारत को जीतने का सपना अधूरा लेकर ही सिकंदर वापस जाना पड़ा और व्यास नदी किनारे अपने पूर्वी क्षेत्र के हदों पर सिकंदर ने 12 पूजा स्थल बनवाए, परंतु अब उनमें से एक भी नहीं पाया जाता, सब के सब जो है नष्ट हो गए। सिकंदर की वापसी। कहते सिकंदर अपनी देश वापस के लिए झेलम नदी के किनारे पहुंचा और इस काम के लिए सिकंदर ने 200 छोटी बड़ी नौकाएं बनवाई और यूनानी सेनाएं सिंधु नदी की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उनकी आपसी यात्रा इतनी सहज न थी। सिकंदर को सीवी, मलाई, क्षुद्रक और मैसलाई जैसे कबीलों से युद्ध करना पड़ा। सिकंदर ने उन्हें हराकर उनके दुर्ग पर कब्जा भी कर लिया और असल में पूरी निचली जो है सिकंदर जो है कब्जा करने में सफल हो गया, यानी निचली घाटी को सिकंदर ने कब्जा करने में सफल भी हो गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। सिंधु नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर ने अपनी सेना के 2 भागों में बांट दिया। उसने अपनी सेना के एक भाग को नौकस के नेतृत्व में जल मार्ग में भेज दिया और स्वयं दूसरे भाग को थल मार्ग से लेकर बलूचिस्तान होते हुए बेबीलोन पहुंच गया। परंतु कहते हैं 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में ही ज्वर यानी बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के समय उसकी उम्र सिर्फ 33 वर्ष थी। यानी देखा जाए तो सिकंदर द्वारा किए गए प्रशासन प्रबंधन देखिए किस तरह से था। सिकंदर की मृत्यु तो जो था एक असाम मृत्यु थी, क्योंकि ये कहते हैं ज्वर के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। उसके पश्चात है सिकंदर द्वारा किए गए शासन प्रबंधन। सिकंदर के अपने विजय प्रदेशों के 3 भागों में बांटा था। एक गंधार था, एक सिंध थे, एक पंजाब था। गंधार और सिंध प्रदेशों में सिकंदर ने यूनानी शासक नियुक्त किए और झेलम और ब्यास का जो है मध्यवर्ती प्रदेश पोरस को सौंप दिया। जो मध्यवर्ती प्रदेश था उसने पोरस को सौंप दिया और बड़े बड़े नगरों में सिकंदर ने यूनानी सैनिकों की टुकड़ियां तैनात कर दी और सिकंदर के मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात ही भारत में यूनानी शासन के सभी चिन्ह मिट गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थी। हमने सिकंदर के बारे में यानी अलेक्जेंडर के बारे में विस्तार पूर्वक जाना, उसका जन्म से लेकर उसके युद्ध अभियान तक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर आपको ये बात समझ में आई, अच्छा लगा,
अगर आप दिल से त्रिपाण सेंटर को मदद करने की इच्छा रखते हो तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आपको समय समय पर वीडियो प्राप्त होता रहेगा। और आपको तो पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8th क्लास से MA तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। तो सोचना नहीं है, विचार न करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो आपके मोबाइल पर रेड सब्सक्राइब बटन दिखता है उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।